कभी ना कभी कहीं ना कहीं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को स्कूलों में या कहीं भी आपने एक गाना हमेशा सुना होगा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वह गाना है जिसको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के द्वारा तब गाया गया जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, यानी कि 23 मार्च 1931 लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास शाम को। ये आज इसको डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं जीएस पढ़ाता हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं आज भी, और हमेशा रहूं ऐसी कामना करता हूं। तो मुझसे ये सवाल अक्सर मेरे दोस्तों के द्वारा या विद्यार्थियों ने भी कई बार पूछने का प्रयास किया कि गांधी और डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े वकील थे तो इन्होंने फिर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? खासकर नौजवानों में एक क्वेश्चन ज़्यादा रहता है कि और नौजवान जो है भगत सिंह को अपना आइडियल भी मानते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं 3 हिस्सों में देना पसंद करूंगा। सबसे पहले हम भगत सिंह का जीवन और उनका जो वैचारिक विचार थे उनके जो देश के प्रति, उस पर थोड़ा सा हम जो नजर डालेंगे, और फिर हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी दोनों का जो है व्यू समझेंगे, और इस सवाल का जवाब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने क्यों इस केस को नहीं लड़ा। 28 सितंबर 1907 पंजाब प्रांत का वह हिस्सा जहां पर भगत सिंह पैदा होते हैं वह आज पाकिस्तान में है। 28 सितंबर 1907 जब भगत सिंह लगभग 13-14 वर्ष के रहे होंगे तभी देश में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 1922 में जाकर जब उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी कांड होता है उत्तर प्रदेश में, तो गांधी जी उसको वापस लेने का निर्णय ले लेते हैं। यह वह दौर था जब गांधी जी के इस निर्णय से सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हुए और कांग्रेस के में तमाम ऐसे नेता जो थोड़ा सा ये देख रहे थे कि अंग्रेज कितने कमजोर हो चुके हैं और अचानक से गांधी जी ने इसको वापस लिया तो उसके खिलाफ वो हो चुके थे, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे गांधी जी का एक तरीके से कि ये गलत फैसला है उनका। गांधी जी का दृष्टिकोण कुछ भी रहा हो, या अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो गांधी ये सोच रहे थे कि एक जगह अगर हिंसात्मक गतिविधि शुरू हो गई है तो ऐसा ना हो कि पूरे देश में हिंसात्मक गतिविधि शुरू हो जाए जिसको अंग्रेज आसानी से कुचल भी सकते हैं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था उसमें इस तरीके की जो हिंसात्मक गतिविधि है आज के इतिहास से देखें तो लगता है कि 1-2 तो होना मतलब लाजमी है। गांधी का नजरिया ये था इस मामले को लेकर। तो भगत सिंह भी यहाँ पर उनके इस चीज को लेकर के खिलाफ थे। अपने कॉलेज डेज में भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और नौजवान भारत सभा नाम की एक संगठन को बनाया और चंद्रशेखर आजाद जो थे उनके करीब में आए। चंद्रशेखर आजाद जो थे उनके संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भगत सिंह जुड़े और बाद में जाकर भगत सिंह ने अपना जो नौजवान सभा थी उसको इसी में मिलाने का काम किया। तो इन दोनों के मिलने के बाद में बनती है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये समाजवादी क्या चीज होती है? भगत सिंह अपने अंतिम दिनों में, यानी अंतिम दिनों की कहूं तो उस अंतिम दिन में जब उनको बताया गया कि आपको फांसी देने वाले हैं, आपकी फांसी का समय हो गया है, तो उस वक्त भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था 1 मिनट रुक जाइए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जब उस जीवनी को पढ़ा गया तो उसके बाद में उसको हवा में उछालते हैं और उसके बाद में फिर फांसी के लिए चल देते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए। तो ये जो लेनिन थे इनके विचारों का प्रभाव, कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यक्तित्व सामने आ रहे थे, उनके जो भी दर्शन सामने आ रहे थे, जो विचार सामने आ रहे थे, उनका प्रभाव पड़ने लगा था। और भगत सिंह पर ही नहीं और भी अन्य लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने लगा था। समाजवाद और पूंजीवाद 2 बड़े अर्थव्यवस्था के स्वरूप हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो
और हम आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। आप इतना अभी संक्षिप्त में बस इतना समझिए कि पूरी दुनिया में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, और कुछ जगह भारत जैसे देशों में इन दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी देश में संसाधन होते हैं, चाहे रेल हो या कोई भी कुछ तरीके की, यानी जितने भी संसाधन होते हैं वह नियंत्रण में होते हैं सरकार के, यानी लोगों के नियंत्रण में होते हैं सरकार के रूप में। और सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है वह इन संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करती है कि लोगों का कल्याण हो। वहीं पूंजीवादी जो विचारधारा या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो स्वरूप है, जो विचार है, इसमें जितने भी संसाधन होते हैं वो निजी लोगों के हाथ में होते हैं। जैसे अमेरिका इसका ठीक ठाक उदाहरण है, ब्रिटेन इसका ठीक ठाक उदाहरण है। निजी लोगों के हाथ में होते हैं, वही इसका उपभोग करते हैं। आजकल भारत सरकार पर भी कई लोग ये बोलते नजर आते होंगे कि ये लोग पूंजीवाद के समर्थक हैं, हर चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं। ये आप लोग अपना अपना विचार इस बात पर रख सकते हैं। तो ये पूंजीवाद ये होता है। भगत सिंह समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, समाजवादी विचार के समर्थक थे। भगत सिंह बोलते थे, इसीलिए उन्होंने नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का मानना था कि पूंजीवादी लोग जो जिस तरीके से मजदूरों का शोषण करते हैं वो बहुत गलत है, और भगत सिंह के जो विचार हैं वो कई चीजों में नजर आते हैं। भगत सिंह इस बात से भी जो है नाराज रहते थे कि देश के अंदर जो है पानी पीने तक को जो है, किसी वर्ग को पानी पीने तक को भी जो है मनाही है किसी धर्म शास्त्रों के अंदर, और उनके साथ में इतना गंदा व्यवहार किया जाता है। तो इस चीज के भी वो बहुत बड़े विरोधी दिखते हैं हमें भगत सिंह। तो ये भगत सिंह के बारे में मैंने आपको छोटा सा परिचय दिया। अब होता क्या है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। तो पंजाब के शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय, जो गर्म दल के ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, लाला लाजपत राय की विरोध प्रदर्शन के दौरान ही छाती पर लाठी लगने से मौत हो गई। इस चीज का, अब चूंकि लाला लाजपत राय गर्म दलीय व्यक्ति थे और भगत सिंह और उनके साथी लोग भी लाला लाजपत राय को अपना बहुत आइडियल माना करते थे, तो भगत सिंह और उनके तमाम साथियों में, और नॉट साथियों, पूरे देश में लाला लाजपत राय से के साथ देने वाले और उनके साथ में उनके विचारों को साझा करने वाले जो लोग थे उनमें बहुत गहरा रोष था। और यही नहीं, जो लाला लाजपत राय के विरोधी भी रहे होंगे तो वो भी इसका बहुत बड़े विरोधी थे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो गांधी, जो भगत सिंह थे, उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई कि जो वहां का पुलिस सहायक अधीक्षक था, पुलिस अधिकारी था, सैंडरसन, उसकी उन्होंने हत्या कर दी। जब उन्होंने उसकी हत्या करी, उसके बाद में ये चले गए वहां से। और 1930 में जो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली थी, पार्लियामेंट थी, वहां पर भगत सिंह अपने साथियों के साथ में जाते हैं और वहां पर खाली जगह पर बम फोड़ते हैं और उसके बाद में पर्चे उछाल देते हैं। वो ये देखने, और वहां जब वो नारे लगाते हैं तो उनको पुलिस अरेस्ट करती है। ये भागे इसलिए नहीं ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि हम लोगों ने बम क्यों फोड़ा, हम लोग क्या चाहते हैं। ये चीज को पूरा देश और विदेश भी देखने का काम करे। इन पर जेल में डाल के मुकदमा चलाया जाता है। जब मुकदमा चला तो इनको जो है फांसी की सजा मुकम्मल होती है। फांसी जो इन्हें दी गई है वो सैंडरसन पुलिस जो अधिकारी था उसकी हत्या के आरोप में दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब उन्होंने खाली जगह पर बम फोड़ा था तो उन्हें फांसी क्यों दी गई, तो उनको इस आरोप में फांसी दी गई। हालांकि 2014-15 में पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, शायद अब्दुल उनका नाम है, जब उन्होंने एफआईआर की कॉपी निकलवाई तो उसमें भगत सिंह का नाम भी नहीं था एफआईआर की कॉपी में। अब हम ये समझने का काम करते हैं तो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का इसमें जो है क्यों इन्होंने इसमें केस में क्यों भाग नहीं लिया। तो पहली बात तो यह है, अब आपने इतनी सारी भगत सिंह का परिचय समझा, जीवन दर्शन समझा, उनकी विचारधारा समझी, तो भगत सिंह जो गांधी थे
वो इस विचारों के कुछ मात्रा में और कुछ मामलों में बहुत बड़ी मात्रा में विरोधी थे। जैसे गांधी अहिंसा के समर्थक थे, तो जो भगत सिंह थे वो रक्तपात के समर्थक तो नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे अगर आज़ादी हिंसा से मिलती है तो मैं इसको लेने में जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। तो भगत सिंह और गांधी के विचारों में बहुत बड़ा गैप था। जब गांधी इरविन समझौता होता है मार्च 1931 में, उससे पहले गांधी और उनके समर्थक जब एक आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उनमें अरेस्ट किया गया उन्हें। और जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो समझौता में यह कहा गया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए, और वो रिहा हो गए। अब चूंकि भगत सिंह और उनके साथी राजनीतिक कैदी नहीं थे, उन पर क्रिमिनल केस चल रहा था, इसीलिए उनको रिहा नहीं किया गया। हालांकि कहीं ना कहीं गांधी और इरविन उस समय जो वायसराय थे वो इस चीज के समर्थक थे कि भगत सिंह और उनके साथियों को आजीवन कारावास में उनकी सजा को बदल दिया जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि यह नहीं हो पाया। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो गांधी से बहुत बड़ी नाराजगी पूरे देश में थी, और गांधी इस बात को खुद स्वीकार करते हैं। तो यह कहा जाता है कि गांधी बचा सकते थे और बचाया नहीं। इस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन गांधी उस समय इतनी बड़ी शख्सियत जरूर थे कि अंग्रेजों की नाक में दम किया जा सकता था। अब उनके हो सकता है सिद्धांतों की वजह से वह इस काम को नहीं कर पाए, उनके अपने सिद्धांत थे। अगर बात हम करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहने वाले हैं मुंबई के, जो बंबई कहूंगा मैं इस समय। और डॉक्टर अम्बेडकर बंबई से लाहौर जाने में बहुत मामलों में सक्षम नजर आते हैं। ध्यान रहे, गांधी की तरह अम्बेडकर सवर्ण जाति से बिलोंग नहीं करते। ये अनुसूचित जाति, जिसको उस समय अछूत कहा जाता था, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और एक अछूत व्यक्ति को इतना बड़ा केस देने में ज्यादातर लोग जो है इस बात के समर्थक नहीं होते। दूसरी बात, एक बात तो यह कि अंबेडकर को केस देता कौन, दूसरी बात बंबई से लेके लाहौर तक केस की कार्रवाई में भाग लेना यह अपने आप में असंभव बात थी। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में असंभव नजर आती है, जबकि आज हमारे पास में यातायात के ये बेहतरीन साधन उपलब्ध है। उस समय तो हमारे पास में इतने बड़े साधन भी उपलब्ध नहीं थे। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक समस्याओं से बहुत बड़ी मात्रा में जूझ रहे थे। वह तो खुद अपना परिवार का जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए एक अध्यापन का कार्य कर रहे थे। तो ना तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी, ना वो लाहौर के पास रह रहे थे, और ना उनको कोई केस देने वाला था। ये तीन बड़े कारण जो हो सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के केस ना लड़ने के। इसके साथ साथ इनका जो केस लड़ रहे थे वो कोई कम बड़े वकील नहीं थे। आसिफ अली जी जो भगत सिंह का केस लड़ रहे थे वो बहुत ही प्रख्यात वकील थे। आज भी जब आप उनके बारे में गूगल पर पढ़ोगे तो पढ़ना, वो आईएफएस रहे हैं कई देशों में, इतने विद्वान आदमी थे। और दूसरी तरफ जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ रहे थे वो थे सूर्य नारायण शर्मा। ये भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ रहे थे। तो जो लोग, मैं थोड़ा कड़वी बात बोलूंगा, जो लोग मुस्लिमों पर ये आरोप लगाते हैं, मुस्लिमों के तुमने आज़ादी में भाग नहीं लिया, या मुस्लिमों से ये कहते हैं कि अलग अलग तरीके की उनके बात में आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला एक मुस्लिम वकील था और भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला एक हिंदू वकील था। तो ये लोग इस तरीके से इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी पर इस बात को लादा जाए। खैर, तो उसके बाद में एक फाइनल बात, जो एक चीज डॉक्टर अंबेडकर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 3 बलिदान के नाम से, और उन्होंने उसके बाद में उनको बताने का प्रयास किया कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता के फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और फिर हम इस बात को खत्म भी करेंगे। आपको याद है जलियांवाला कांड हुआ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाले नरसंहार में जिस पुलिस अधिकारी ने, जनरल डायर ने, इतने सारे निहत्थे लोगों को
मौत के घाट उतारने का काम किया। जब वो ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन के लोगों ने उसे शेर कह करके उसका स्वागत किया और जो बड़ी बड़ी सभाएं थी वहां पर उसका आदर सम्मान हुआ। तो ब्रिटेन के लोग इतने बड़े नरसंहार के बाद में भी उस व्यक्ति का मान सम्मान कर रहे हैं, तो भगत सिंह के बारे में उनके क्या विचार होंगे। उन्होंने तक अंग्रेज अधिकारी को मारा था और अंग्रेज और भगत सिंह और उनके साथियों ने वहां की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उनकी राजनीतिक ताकत को चुनौती देने का काम किया था। तो आप जरा सोचिए भगत सिंह और उनके साथियों से कितना क्रूरता के साथ में नाराज वो लोग होंगे। तो एक तो ये था कि ब्रिटेन की जनता में बहुत बड़ा रोष था। उधर कंजर्वेटिव पार्टी जो वहां की थी वो खुद भगत सिंह के इतना खिलाफ थी कि उनको मौत के घाट उतार देना चाहती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने इस 3 बलिदान नाम के लेख में लिखते हैं कि भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार हुए हैं। अगर न्यायपालिका यह समझती है कि उन्होंने न्याय करने का कार्य किया है तो वह बहुत बड़े गलतफहमी की शिकार है। ब्रिटेन की न्यायपालिका ने जरा भी न्याय करने का काम नहीं किया और इन तीनों नौजवानों को ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का शिकार होना पड़ा है। और ये वो बातें थी जो इस टॉपिक के माध्यम से हम डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये भी नजरिया हो सकता है, तो वेलकम टू द कमेंट बॉक्स, आप वहां पर आकर के चर्चा कर सकते हैं। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।